नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में 20 अक्टूबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा। और हमेशा की तरफ बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे सेशन को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पूर्व पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उसे देख लेते हैं। यह प्रश्न था कि हाल ही में इजराइल ने निम्नलिखित में से किन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर था विकल्प नंबर बी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बातें मीडिया में चल रही थी। बेसिकली इसके इर्द गिर्द चीजें घूम रही थी कि शांति का नोबेल पुरस्कार में भी इन्हें मिले, मतलब ये भी उम्मीद जता रहे थे, लेकिन इन्हें मिला क्या? इजराइल का झुनझुना। मतलब शांति के लिए ही मिला है ये पुरस्कार, जो मिला है ये शांति के लिए ही मिला है। तो इसी का परिणाम है, जब वहां पर घोषणा नहीं हुई तो यहां पर इन्हें सम्मान देकर सांत्वना दिया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को मालूम है कि आज दीपावली है, और दीपावली जो कि प्रकाश का पर्व कहा जाता है, उजालों का त्योहार कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो इस दीपावली के पावन अवसर पर हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों इस पावन अवसर पर आप लोग भी संकल्पित हो जाइए। जिस प्रकार से बिहार में अभी बड़ी बड़ी वैकेंसी आई है और एक साथ जो कि चुनावी वर्ष है, तो ये मौका आपको में भी आने वाले कुछ वर्षों में ना मिले। ठीक है, इस सुनहरे अवसर का आप लोग लाभ लीजिए। फेस्टिवल जैसे एंड होता है, प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाइए। अगले 6 महीने आपकी जिंदगी को संवार सकता है, नहीं तो फिर आप पूरी जिंदगी आप ये अपने आप को कोसते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकाश के पर्व के अवसर पर हमारे टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर आज के इस क्लास में एक ऑफर को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्रश्नों पर फोकस करते हैं। ऑफर जो है ये आप सभी के लिए लाया गया है। क्लास को देखिए, वीडियो के बीच में ही हम आपको जानकारी देंगे। देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वी चंपारण बिहार के किस छात्र ने 11,000 से अधिक छात्रों को पछाड़ते हुए प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 का खिताब जीता है? ये बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, और ध्यान रखिएगा इनका जो नाम है आदर्श कुमार। कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? तो प्रतिष्ठित यानी कि ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025। अब ये इन्हें क्यों मिला है ये भी जानना अति आवश्यक है। पहले तो यहाँ पर नाम और ये किस जिला के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 2025 के विनर को आप यहाँ पर आदर्श कुमार को तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि इन्हें ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 से अभी सम्मानित किया गया। वो चीज़ों का वर्णन यहाँ पर हमने कर दिया है। दरअसल ये सम्मान जो है चेग इंक जो एक संस्था है, बेसिकली ये अमेरिकी संस्था है, इसके द्वारा ये सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक बात और, ये जो पुरस्कार समारोह है ये पूरी दुनिया में मतलब प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं आयोजित होती है। अभी जो ये समारोह में पुरस्कार मिला है, बेसिकली ये लंदन में पुरस्कार आयोजित हुआ था समारोह। तो यहीं पर 148 देशों से आए लगभग 11,000 से अधिक जो प्रतिभागी थे उनको पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान बिहार के, भारत के एक्चुअली में आदर्श कुमार ने अपने नाम किया है। अच्छा, उन्हें जो सम्मान दिया गया है, यहाँ पर वो चीज़ों का जिक्र हमने किया है कि चेग इंक जो संस्था है प्रतिवर्ष ऐसे असाधारण छात्रों को ये पुरस्कार देती है जिन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला हो, या फिर उनमें उत्कृष्ट या फिर उल्लेखनीय मतलब चीज़ें उन्होंने किया हो। मतलब एक प्रकार से वो प्रभाव उन्होंने डाला है, बेसिकली उसके लिए ये सम्मान मतलब कई पैमाने होंगे इसका आंकलन करने को लेकर, उस आधार पे दिया जाता है। तो खास बात यहाँ पर यही है कि पुरस्कार बिहार को मिला है, एक गर्व की बात है और हमें गौरवान्वित महसूस होता है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखें। जब कोई भी बिहारी देश दुनिया में अपना नाम रोशन करता है
तो ये समझिए कि अंदर से फील आता है, एक प्राउड फील होता है, महसूस होता है। अब पुरस्कार स्वरूप उन्हें यहाँ पर लंदन में जो आयोजित हुआ था, 1 लाख अमेरिकी डॉलर, और इस समय के अनुसार अगर रुपया में से कन्वर्ट करें तो तकरीबन 88 के आसपास होता है। तो 88 लाख के आसपास धनराशि उन्हें मिला है। अच्छा, यहाँ पर चेग जो ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेकर मैंने जानकारी दिया है कि ये अमेरिकी संस्था है जिसका जो मुख्यालय है, ये एक जगह है अमेरिका में। ये दरअसल अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में एक जगह, एक शहर है सेंटा क्लारा। अमेरिका तो देश है और अमेरिकी राज्य है कैलिफोर्निया, यहीं पर सेंटा क्लारा एक शहर है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। अच्छा, बात यहाँ पर छात्रों की हो रही है, एक्चुअली शिक्षा की हो रही है। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? एक लल्लन टॉप सा सवाल है, आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपको ना मालूम हो तो बहुत अफसोस आपको हो जाएगा। तो नया मंत्रिमंडल कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस समय सुनील कुमार है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। तो इतनी बातों को ध्यान आप लोग रखिएगा, इस प्रश्न में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय पोषण माह 2025, यहाँ पर भी, अच्छा पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं। इसके सफल आयोजन में पूरे देश में प्रथम स्थान जो है ये किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में उपलब्धि दर्ज किया है या फिर पहले स्थान पर रहा है अपना बिहार। और इस तरह के जो प्रश्न है जहां पर बिहार को लेकर ये तमाम बातें, एक प्रकार से एक अलग दृष्टिकोण अगर हम देखें तो बेसिकली बात यहाँ पर, ये तो पुरस्कार इन्हें मिला है इनकी उपलब्धियों को लेकर, लेकिन एक इसका दूसरा रूप देखें तो बिहार की यहाँ पर एक प्रकार से हम बड़ाई कर रहे हैं, मतलब बिहार को लेकर चीज़ों को आपको बता रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न जहां पर बिहार की अच्छाई दिखती है वो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, बिहार से संबंधित एग्जाम में जो बेसिकली बिहार में आयोजित होंगे। तो इस तरह की चीज़ें एक अलग दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो इसको इस बात से मतलब रिलेट करते हुए जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बिहार इसका राइट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे तो बिहार को राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में सफल आयोजन में देश भर में पहला स्थान तो मिला ही है, लेकिन यह राज्य में जो अभियान चला गया था 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक, हालांकि ये पूरे भारत में चली थी, लेकिन एक बात यहाँ पर यह ध्यान आपको रखना है कि प्रत्येक दिन कोई विषय पर आधारित यहाँ पर मतलब कोई थीम रहता था। इस जो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की हम बात कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ही गतिविधियां आयोजित होती थी, मतलब चीजें संचालित होती थी। और ऐसे में इस अवधि में जो बात यहाँ पर तकरीबन 1 महीने की हो रही है, तो बिहार ने पूरे देश में सबसे अधिक गतिविधियां आयोजित की है। मतलब बेसिकली इसको लेकर जो चीजें संचालित हुई है तकरीबन 1.18 करोड़। तो इस लिहाज से इसमें बिहार को अव्वल रखा गया, शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कि यहाँ पर इसकी संस्था की बात हो रही है, और इसके अतिरिक्त ICDS यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा का ये संयुक्त प्रयासों से संभव हो सका है। मतलब इन्हीं के कार्यों के कारण ये उपलब्धि दर्ज भी है। तो प्रथम स्थान पर अगर हम देखें तो बिहार है, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। अब एक सवाल फिर से, शिक्षा यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है क्योंकि ये स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है ना। तो ऐसे में अगर हम आपसे ये पूछें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, एक बच्चा बच्चा जानता है, आपको भी याद रखना चाहिए मंगल पांडे है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, JP नड्डा। इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पर, हालांकि हमने पोस्टर में भी रखा है, इस साल जो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है, इस बात का ध्यान रखें 2025 में ये इसका 8वां संस्करण है, वो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, और इसका जो अवधि है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। अब एबेल पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है इसकी तुलना नोबेल से किया जाता है। अब किस क्षेत्र को लेकर किया जाता है वो चीजें अभी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल एबेल पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? एक जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, ये ध्यान रखिए, जापानी गणितज्ञ है मसाकी काशीवारा। इन्हें अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन चीज़ों का जिक्र यहाँ पर आगे हमने डिटेल में किया है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर में आप इन्हें यहाँ पर बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, एबेल पुरस्कार 2025 जो जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है। अच्छा, उन्हें यह सम्मान बीज गणितीय विश्लेषण यानी कि अलजेब्रिक
एनालिसिस और इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व सिद्धांत यानी कि रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में उनके एक प्रकार से क्रांतिकारी योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। बेसिकली गणित को लेकर जो उल्लेखनीय कार्य होता है किसी भी गणितज्ञ का, उसे मान्यता देने की दिशा में ये पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। अच्छा, उन्होंने विशेष रूप से डी मॉड्यूल सिद्धांत और क्रिस्टल बेसिस की खोज के माध्यम से गणित में नई दिशा दी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम उपलब्धि को आपको ध्यान रखना है जिसके लिए पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। समझा आपने? एबेल पुरस्कार को आप बोल सकते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की अभी घोषणा हुई है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की तुलना जिस भी पुरस्कार की तुलना नोबेल से होती है, जैसे गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को, ऐसी कई जानकारी हमने आपको डिटेल में दिया है। अच्छा, ऊपर आपको बेल आइकन में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप तमाम चीजों को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए, अगला यहाँ पर पॉइंट है कि यह पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स यानी कि द नॉर्वेजन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, क्या अब तक किसी भारतीय को एबेल पुरस्कार मिला है? एक सवाल है कि क्या अब तक किसी भारतीय को एबेल पुरस्कार मिला है? तो बिल्कुल मिला है। केवल एक ही भारतीय है, एकमात्र है इस सूची में। उनका नाम अगर हम देखें, सबसे पहले इन्हें तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब तक के एकमात्र भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीनिवास एस.आर. वर्धन, और उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला था वर्ष 2007 में, जिस साल भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो 2007 इसका राइट आंसर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि 2007 में ही यह सम्मान इन्हें मिला था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से लार्ज डेविएशन थ्योरम के एकीकृत सिद्धांत के निर्माण के लिए उनका चुनाव हुआ था। बेसिकली बात हम कर रहे हैं श्रीनिवास एस.आर. वर्धन की। तो इनको लेकर इतनी जो 2-3 पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट है, लेकिन इतना जो हमने आपके बीच रखा है इसे जरूर याद रखिएगा एबेल पुरस्कार के संदर्भ में। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले नोबेल पुरस्कार की हमने चर्चा किया। आप लोग पूरे स्क्रीन में जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसको एक बार देख लीजिए। हमने ऑलरेडी आपको इसे पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार इसे देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है, उनमें से शांति को अगर हम छोड़ दें तो रिमेनिंग जो 5 है वो स्टॉकहोम स्वीडन में 10 दिसंबर को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि वितरण होता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो इन तमाम बातों को, छोटी छोटी पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोबेल पुरस्कार में जो नॉमिनेशन होता है या फिर नॉमिनेट करने वाले जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उसमें संस्था में ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो सूची है उनकी, मतलब जो नॉमिनेट हुए हैं, जो नॉमिनेट किए हैं, तो 50 वर्षों तक ये सूची जो है वो गोपनीय रखी जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 50 वर्ष तक ये गुप्त रखा जाता है, उसके बाद ही पब्लिकली, मतलब उसे देखा जा सकता है या फिर उसे पब्लिक किया जा सकता है। अच्छा, इस दीपावली आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर आप बीपीएससी एडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इसके अतिरिक्त बिहार जीविका या फिर बिहार एसआई या फिर 72वीं बीपीएससी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये एक सुनहरा अवसर है। और इस साल ये अंतिम ऑफर है जो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑफर आपका है 21 अक्टूबर, यानी कि कल मध्य रात्रि तक आपको इस ऑफर का लाभ लेना है। 50% तमाम कोर्स में डिस्काउंट चाहिए तो आप दीप 50 जो कूपन कोड है ये अप्लाई कर दीजिएगा, जहां पर एप्लीकेशन पे कूपन कोड डालने का ऑप्शन होगा। जब आप कोर्स को परचेज करने जाएंगे तो वहां पर कूपन कोड लिखा हुआ होगा, कूपन कोड जहां पर लिखा हुआ है उसी पे जस्ट क्लिक कीजिए कूपन कोड पे, तो बॉक्स आपको दिखेगा, वहां पर दीप 50 लिख दीजिएगा, बीच में स्पेस नहीं देना है। इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा गया है दीप 50, तो आपको 50% का, ये तमाम कोर्स में 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एडीओ की फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है। देखिए, एडीओ की जो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, ये एक गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
कि इसमें पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं और बखूबी इसका जो मतलब प्रश्नों को आप देखेंगे वो आपको फील आएगा कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। बड़ी मेहनत हमने इसके पीछे में किया है और अब से नहीं, जब से ये मतलब खास करके नोटिफिकेशन आई थी तब से इसके पीछे हमने जी तोड़ मेहनत किया है और आपको हम पूरे के पूरे सिलेबस का तीनों पेपर का कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे रहे हैं और उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस के लिए लगभग 100 टेस्ट आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, वो अलग है, ठीक है, उसको इसमें फुल लेंथ में काउंट मत कीजिएगा। तो ये तमाम चीजें महज 299 में, लेकिन अभी कूपन कोड अगर आप एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं तो केवल और केवल 150 रुपये, मतलब एक छोटी सी एक नाम मात्र की फी है, जो मेहनत का चार्ज है वो आपसे लिया जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें संचालित होती है, इतना सारा खर्च है, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक शब्द में अगर हम कहें तो एक मेहनत का चार्ज इतनी मतलब कम कीमत है, वो आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी इस अवसर का लाभ लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे कोर्स हैं। एक बीपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग है करंट अफेयर्स का, ये तो धूम मचाए हुए हैं, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे और इसका मैं बहुत दिनों से मतलब यहाँ पर 2022 से भी मतलब पहले से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो पिछले 1-2 साल से आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं इसे शुरू नहीं करूँगा, शायद रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन जब आप लोगों ने ये डिमांड किया और मैंने जब इसे लॉन्च किया तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो मेन्स की दृष्टिकोण से अगर आप इसे लेते हैं तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो इसी में आपको प्रीलिम्स का अतिरिक्त मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न पे दोबारा वापस आते हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक 2025 रैंकिंग में एशिया का सबसे सुरक्षित जो बैंक है, यानी कि एशिया का सबसे सेफेस्ट जो बैंक है वो किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर की एक बैंक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो राइट आंसर होगा डीवीएस बैंक सिंगापुर। एक चीज नोटिस किया आपने, यहां पर ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा ये लिस्ट आया है वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक, और यहां पर आपको ध्यान रखना है इस सूची में एशिया की जो सर्वश्रेष्ठ या फिर एशिया की जो सबसे सुरक्षित जो बैंक है, जो सेफेस्ट बैंक है, वो डीवीएस बैंक है। अब यहां पर वो सूची आपके बीच, अच्छा सूची तो नहीं, एशिया को लेकर तो जानकारी हम आपको देंगे ही, लेकिन जो सूची है वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक की, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कहीं पर कि साथ ही दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक जर्मन सरकार का स्वामित्व वाला विकास बैंक KfW, यानी कि क्रेडिट नस्टाल्ट फर विडे राउफबाउ, मतलब इस तरह से एक नाम है, शॉर्ट में ये ध्यान रख लीजिए KfW इसे मिला है। अच्छा, इस रैंकिंग में बैंक की क्रेडिट रेटिंग और उसकी वित्तीय स्थिरता को आधार बनाया जाता है, मतलब जिस आधार पर ये सूची तय होती है, एक पैमाना है ये सूची जारी करने का। अब बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका की, हाल ही में विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची जारी की है। इस सूची में डीवीएस बैंक को लगातार 17वें वर्ष, ये लगातार 17वां साल है जब एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया, और ये सिंगापुर में स्थित एक बैंक है। तो इतनी बातों को ध्यान यहाँ पर बेसिकली रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका इसके द्वारा जारी होता है, एशिया में कौन शीर्ष पर है और लगातार कितने वर्षों से वर्ल्ड में कौन सेफेस्ट बैंक है, वो भी यहाँ पर वो चीजें मेंशन हमने कर दिया है। अच्छा, एक चीज और, जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका की बात हम कर रहे हैं तो एक जानकारी अभी हाल ही में 2025 में एसबीआई को लेकर सामने आए थे, और ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया था। ये अब से लगभग आई थिंक 3 से 4 महीने पहले की खबर है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक ये ग्लोबल फाइनेंस ने एसबीआई को घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तिथि कौन सी है जिस तिथि को ये मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को। अच्छा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वो चीजों का जिक्र है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? तो 15 अक्टूबर को। अच्छा, यहाँ पर जो बातें आपके बीच हमने रखा, जैसे कि यहाँ पर आप देखकर भी समझ सकते हैं कि यह दिवस जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि खाद्य सुरक्षा और देखिए महिलाओं की कृषि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से जो महिलाएं इस क्षेत्र में संलग्न हैं उनको मान्यता देने को लेकर उनको एक सम्मान देने के उद्देश्य से मतलब इस तरह का दिवस माना जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने इसे 1995 में एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1995 में बीजिंग महिला सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया था, यानी कि इस दिवस की बात कर रहे हैं और 2008 से आधिकारिक रूप से इसे मनाया जा रहा है। बेसिकली मनाने को लेकर यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 2008 से। तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला थोड़ा सा खराब है, आवाज़ बार बार फंस जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उद्देश्य यही है कि ग्रामीण महिलाओं की भूमिका, अधिकार और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें एक प्रकार से मान्यता देने को लेकर, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। 2025 में इसका थीम है द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर विथ बीजिंग +30। ये मतलब ग्रामीण महिलाओं का उत्थान बीजिंग +30 के साथ मजबूत भविष्य का निर्माण, इस तरह से इसका थीम बेसिकली जो है वो याद कर लीजिएगा। थीम भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब महिलाओं को लेकर बात हो रही है और कृषि की बात हमने किया है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है। इन तीनों बिंदुओं को रिलेट करते हुए एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसे यहां पर देख लीजिए। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष यानी कि महिलाओं का कृषक महिलाओं का वर्ष घोषित किया है। किसी भी वर्ष को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2023 को आई थिंक बाजरा, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था और ये चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ाया भी है, आपको याद होना चाहिए। सूची कंप्लीट हमने आपको दिखलाया है 2023 से लेकर 2026 तक का। तो 26 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषकों का वर्ष घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 का जो सबसे अमीर अभिनेता है, भारत का नहीं दुनिया का जो सबसे अमीर अभिनेता बन के उभरा है, उनका नाम क्या है? तो शाहरुख खान। बॉलीवुड किंग इन्हें कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहरुख खान को आप लोग जानते होंगे। अच्छा, उनकी जो कुल संपत्ति है हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 12,490 करोड़ यानी कि 1.4 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले यहाँ पर मतलब अमीर अभिनेता बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच है, आप लोग लेना चाहें तो इसमें भी ऑफर है। आपको ध्यान रखना कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से आपकी हो जाएगी। मतलब पिछला जितना भी मटेरियल आपको छोटा हुआ है वो तमाम चीज़ें मिलेगा वीडियो फॉर्म में। वीडियो क्लास पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब सभी जो मंथली जो हमारे कंटेंट आते हैं, जो मंथली ई बुक आता है वो भी मिलेगा, उसका ऑनलाइन टेस्ट भी। तो प्रॉपर एक सुनियोजित वे में बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित नियुक्तियां हुई है। देखिए यहाँ पर जो नियुक्ति के संदर्भ में प्रश्न है, 2 पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का जो प्रथम उप प्रबंध निदेशक अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर प्रश्न यह है कि निम्नलिखित नियुक्तियां हुई है। आईएमएफ में नए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं और साथ साथ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। अब यहाँ पर नियुक्त हुआ है ये तो लिखा गया है, अब प्रश्न पे फोकस कीजिएगा कि सही संयोजन कौन सा है। जो नियुक्ति हुई है इस पद पर बेसिकली किन की हुई है। अच्छा, इस तरह का जो प्रश्न मैंने सेट किया था ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स जो आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ये सभी प्रश्न, इसके लिए मैंने टीम नहीं रखा। ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रत्येक दिन मैं ही आपको तैयार करके मैं ही क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने मतलब मुझे ये फील आता है कि जब मैं चीज़ें बेहतर मतलब लिखता हूँ, पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी जगह आप देखते होंगे मुझे बहुत मतलब कॉल मैसेज भी आता है कि सर हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे फील नहीं आता है। मतलब चीज़ें देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिखा इस तरह से, मतलब इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न। ठीक है, मे भी शायद देखिए कुछ भी नया नहीं है, बस पैटर्न लिखने का वो तरीका जो है वो अलग है। तो वो मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से मतलब थोड़ा हार्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा महसूस होता, फील होता है जब ये शब्द इसमें ज़्यादा दिखता है, बल्कि टाइप का दिखता है।
मतलब इस चीज को समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर मानसिक रूप से भी खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो राइट आंसर है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ के डेन कार्डजी नियुक्त हुए हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही है। और इसके बाद फिक्की के अनंत गोयन का तो नियुक्ति जो हुई है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे भी हमने इसको लिखा है, ये आप देख रहे हैं आईएमएफ का लोगो। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड डेन कार्डजी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार है ये यहाँ पर लिखा गया प्रथम उप प्रबंध निदेशक। अब यह पद जो है आईएमएफ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का जो पद होता है, उसके बाद दूसरा उच्चतम पद माना जाता है आईएमएफ में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक इसमें क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, वह 2019 से इस पद पर है। फिक्की की बात करें तो अनंत गोयनका को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, फिक्की भारत का प्रमुख व्यापार संगठन है जो व्यापारिक नीतियों, उद्योग विकास और निवेश को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो ये बातें यहाँ पर फिक्की को लेकर ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो नियुक्ति हुई है वो तो यहाँ पर लिखा ही गया है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों संस्था को लेकर स्थापना यहाँ पर हमने लिखा है, क्योंकि कई बार एक छोटे पॉइंट में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिक्की की स्थापना 1927 में भारत में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख व्यापारिक संगठन है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में हुआ था, यहाँ पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की स्थापना हुई थी 1944 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, दोनों के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिक्की का लोगो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये भारत का सबसे पुराना और प्रमुख व्यावसायिक संगठन है जो 1927 में अस्तित्व में आया था। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग यानी कि आर्चरी प्रीमियर लीग का जो खिताब है, किस टीम ने पृथ्वी राज्य या फिर पृथ्वीराज योद्धा टीम जो है, इस ये जो है टीम का नाम है पृथ्वीराज योद्धा, इस टीम को हराकर अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार ये आर्चरी प्रीमियर लीग भारत में आयोजित हुआ था। यहाँ पर राजपुताना रॉयल्स, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्होंने, इस टीम ने अपने अपने नाम किया है पृथ्वीराज योद्धा को हराकर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित त्वरित प्रतिक्रिया कियोस्क, एक प्रकार की एक मशीन है, कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आवाज बहुत फंस रही। यहाँ पर देखिए बेसिकली वही तमाम चीज लिखा गया है। यहाँ पर होता क्या है कि कई बार जब ट्रैफिक जुर्माना जो चालान करता है, तो उसे हमें जैसे कि ऑनलाइन या फिर कई मोड में इसे फिल किया जाता है, मतलब भरा जाता है वो जुर्माना की राशि भुगतान करने को लेकर। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये इसको त्वरित और आसान बनाता है, मतलब तुरंत आप क्रेडिट कार्ड या फिर बहुत सारे अन्य विकल्प होते हैं डिजिटल माध्यम, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हरियाणा में जो खास करके शुरुआत हुई है स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, ये इसको ट्रैफिक नियमों में जो खास करके एक प्रकार से त्वरित या फिर सुगम या फिर इसको बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रकार से ये मददगार साबित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में युवाओं को वैश्विक करियर बनाने के लिए या फिर इसको यहाँ पर वैश्विक करियर बनाने के लिए सशक्त बनाने को लेकर सीएम फ्लाइट पहल शुरू किया गया है? तो सीएम फ्लाइट पहल असम में शुरू किया गया है। अच्छा, इसका जो एक प्रकार से मूल उद्देश्य है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस पहल के तहत उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए योग्य युवाओं को मार्गदर्शन और समर्थन दिया जाएगा। बेसिकली इसके तहत अगर एग्जाम्पल हम दें, जैसे मान लीजिए इसमें बेसिकली जो कहा गया है वो जापान को लेकर, यहाँ पर हमने कहीं लिखा भी है। हाँ, इसमें मुख्यतः युवाओं को जापान में नौकरी के लिए जापानी भाषा के मतलब सिखाई जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बेसिकली उन्हें विदेश जाने को लेकर योग्य करने की दिशा में जो भी चीजें होंगी वो संचालित किया जाएगा, और यही तो इसे मतलब योजना में संचालित होगी। सीएम फ्लाइट इसका नाम दिया गया है। ठीक है। असम जो है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, ये ध्यान रखिएगा। और इस समय हेमंता बिश्वा शर्मा 2021 से मुख्यमंत्री हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 30 जुलाई 2024 से यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखिए दोस्तों। आज के इस क्लास में ये 10 प्रश्न हमने शामिल किया था। अब यहाँ पर आज के प्रश्न पे आते हैं कि रशिया ने किस देश के साथ यूरेनियम प्रबंधन और निपटान समझौते यानी कि प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट
से हटने की घोषणा की है। पिछले क्लास में जिस प्रकार से जानकारी हमने इसको लेकर आपको दिया है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो उसका एक मेंस का भी आंसर आप लिख सकते हैं। लेखन शैली तभी बेहतर होगी जब आप बार-बार उसे लिखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दिए थे, तमाम कोर्स में एप्लीकेशन पे आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम की जो बिहार में आयोजित होने वाली है, सभी कोर्स में, सभी टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद।